हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र। तो यहाँ पे हम लोगों ने राजतंत्र का इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 30 तक ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं 30 का एक्सप्लेनेशन से के साथ ही शुरू करूँगी ताकि थोड़ा सा आपका पिछला लेक्चर भी रिवाइज़ हो जाए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि 12 लेक्चर्स जो हैं वो हिस्ट्री पे हम लोगों ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लोकसभा के स्पीकर को प्रेजेंट करती है। जो लोक लेखा समिति होती है, इसका कार्य ये होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इसका कार्य होता है कि जो भी लोक व्यय होते हैं इनको नियंत्रण करना या फिर इनके जो भी दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना। तो लोक व्यय को कंट्रोल करने का काम जो है वो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक संसदीय समिति होती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें 15 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। यानी टोटल देखा जाए तो 22 सदस्य हैं, जिसमें मेजॉरिटी लोकसभा की है। इसीलिए लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत किया जाता है जो भी रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोक व्यय होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर इसका अध्यक्ष की नियुक्ति देखा जाए तो मोस्टली इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई भी जो पारदर्शिता वाला कार्य है वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, पहला है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसका गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, करेक्ट है ये भी। फिर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट या जो भी अदर कोर्ट्स होते हैं उनकी सुनवाई कर सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल की नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। कोर्ट मार्शल की सुनवाई जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सशस्त्र सेना प्राधिकरण अधिनियम 2007 में एक प्रावधान आया था, इसके अनुसार कोर्ट मार्शल की यदि अपील की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उस पर भी सुनवाई देख सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो अगर हम बात करें राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है गवर्नर। जैसे कि भारत का या राज्य जो हमारी सरकार है सेंट्रल में, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। उसी तरह से स्टेट का, राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के मुहर से ही हर कार्य होता है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे जो सीएम का पद होता है इस पे जो चयन होता है, चयनित व्यक्ति होता है, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नर के द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसका जो जज होता है उसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके साथ ही जो इसका त्याग पत्र होता है यानी कि जो रेजिग्नेशन लेटर होता है उसको भी ये संबोधित करता है राष्ट्रपति को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है इसकी मैक्सिमम उम्र होती है 62 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक ये कार्यरत रह सकता है। और इसके साथ ही इसके बीच में भी अगर ये चाहे तो रिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, किसको पत्र लिखेगा तो राष्ट्रपति को करेगा। और अगर कभी ये पाया गया कि ये सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थ है अपने कार्य करने में तो 2 कारण हैं। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, और दूसरा है इनकेपेबिलिटी या इनकैपेसिटी कि वर्क जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है कि इनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाता है और दोनों सदनों से बहुमत से इसको पास किया जाता है। तो ये जो प्रस्ताव होते हैं यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी हाई कोर्ट के जज को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। एक तरह का इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो भारत में जो मोबाइल कोर्ट है या फिर चलित न्यायालय जिसको कहा जाता है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये
प्रेरणा दी गई थी। तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात ज़िले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल, जिसको सघन अदालत कहते हैं, इसका उद्घाटन किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो कि के.जी. बालकृष्णन थे, इनके द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो दूर के इलाके हैं या पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुँच सके। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यायालय जो हैं, इसकी परिकल्पना जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इमरजेंसी की बात हो रही है, नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 352। ठीक है, और ये जो उद्घोषणा है ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 352 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जैसे कि युद्ध, वॉर, या फिर बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल वॉर हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो आंतरिक अशांति के अनुसार, मतलब इंटरनल जो पीस है उसके लिए, आर्टिकल 352 के तहत क्या कर सकता है, एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। ठीक है, ये जो संशोधन है ये 44वां संशोधन था 1978 का, जिसमें सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया गया था। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, मतलब आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, साथ ही कोई बाह्य आक्रमण होना चाहिए, कोई देश जो है वो हमारे देश पे आक्रमण कर दे तो उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। तो कुछ एक्सटर्नल वॉर की सिचुएशन होनी चाहिए, एक्सटर्नल जो एग्रेशन है वो होना चाहिए, और साथ ही अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। अगर सिर्फ विद्रोह हो रहा है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो उस केस में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। अगर हम 355 की बात करें तो संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। तो ऐसा आर्टिकल 355 में दिया हुआ है। 356 की बात की जाए तो यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा की स्थिति पे राज्य का शासन है वहाँ पे उपबंधों के अनुसार यदि उसको नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति जो है इस अनुच्छेद का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें, प्रेसिडेंट रूल, तो गवर्नर जो है उस स्टेट का कहेगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है 356 का यूज़ करके, ये जो आर्टिकल है इसका यूज़ करके एक प्रेसिडेंट रूल का इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है वो लगाया जा सकता है। 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसके लिए 360 यूज़ किया जाएगा। भारत में एक बार भी वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितनी बार वित्तीय इमरजेंसी लगाई गई है, तो नहीं लगाई गई है एक बार भी। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये कौन सा संशोधन है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संशोधन है ये, जो कि 1989 में आया था। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में आया था, इसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी। एक आंसर हमारा सही हो जाएगा। और ये जो प्रभावी हुआ था ये 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। तो जब 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसमें पहली बार ये जो नए युवक थे जो कि 18 वर्ष की आयु के थे, इन लोगों ने भी अपना मत जो था वो दिया था। नेक्स्ट है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये कौन सा संशोधन है? तो ये है हमारा 61st अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर ईयर पूछी जाए तो 1989। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18। जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2003 में, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इससे पहले 8वीं सूची में शामिल जो थी वो भाषाएं 18 हुआ करती थी। ठीक है, तो इस संशोधन के बाद जो भाषाएं हैं वो 22 हो गई हैं।
ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन में 22 नहीं दिया हुआ है, तो हमने 18 माना है इसको। बट अगर हम इसको करंट में देखे जाए तो करंट की स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो 22 लैंग्वेज है। 22 जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट इसका संशोधन हुआ है वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2003 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे CDP यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना नेशनल एक्सपैंडिंग स्कीम के पुनर्गठन के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। पहले कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1952 में। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार योजना कब शुरू की गई थी, तो इसके 1 वर्ष बाद 1953 में। और राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि नेशनल विकास परिषद जो है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने मतलब इसका गठन 1957 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय, याद रखिएगा, 3 टियर या फिर 3 लेवल पंचायती सिस्टम का अनुशंसा किया गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके लिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला है त्वरित निर्णय, तो ये तो होना ही चाहिए। इंस्टेंट निर्णय, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। बड़े देशों के लिए आदर्श, तो ये बड़े देशों के लिए आदर्श वाली सिचुएशन सही नहीं लग रही है। कानून की एकरूपता, ये तो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ये तो सही व्यवस्थाएं हैं, ये सभी व्यवस्था चाहिए रहती है। तो नहीं की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऑप्शन नंबर C मानेंगे, बड़े शहरों के लिए आदर्श, ठीक है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके भिन्न जो इकाइयां होती हैं इसके बीच बट जाती है। आमतौर पे संघीय व्यवस्था के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार होता है और दूसरा राज्य सरकार होता है, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है, कानून बनाना, कर वसूलना, प्रशासन करना। तो ये जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून में एकरूपता की होनी चाहिए। इसके साथ ही छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि बड़े देशों के लिए। तो बड़े देश जैसे कि अगर हम USA की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो इन सभी देशों के लिए आदर्श हम बन ही नहीं सकते हैं आदर्श, पहली बात तो। पर बन के भी कुछ वो नहीं है, तो वहाँ पे छोटे देशों पे फोकस करना है। तो छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता। इनका मानना था कि 3 स्तर पे पंचायत सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि जो विलेज के जो सिस्टम्स हैं या म्यूनिसिपैलिटी का जो सिस्टम है वो पंचायत के दायरे में ही आ जाए। तो यहाँ पे ये विकेंद्रीकरण जैसा, डिसेंट्रलाइजेशन जैसा सिस्टम देखा जा रहा है। तो इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। कब किया था, 1957 में किया था, ठीक है। तो 3 स्तर देख लेते हैं हम लोग। तो त्रिस्तरीय प्रणाली की बात कही गई थी पंचायती राज सिस्टम में। पहला होता है जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल और तीसरा होता है विलेज लेवल, ठीक है। तो जिला, ब्लॉक, ग्राम, जिला, ब्लॉक, ग्राम, ये 3 स्तर हैं। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे पहला हमने बलवंत राय मेहता पढ़ा। बलवंत राय मेहता 1957 में आए थे, इन्होंने 3 स्तर की बात कही थी। इसके बाद अशोक मेहता आए थे। अशोक मेहता आए थे 1977 में, 20 साल बाद आए थे। इनकी सिफारिश थी 2 स्तर की सरकार, ठीक है। तो पंचायती राज की 2 स्तर की सरकार इनका मानना था। तो 1977 में इसका गठन हुआ था। अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पे 2 स्तरीय इन्होंने कहा था, एक जनपद और एक जिला, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो भी गांव ऐसे हैं जहाँ पे 15,000 से
20,000 की जनसंख्या है ऐसे गाँव के समूह पर मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो यहाँ पे प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वो ब्लॉक स्तर पे काम करती है, प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी है जो कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय या पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, अगर हम लोग विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में देखें, बीच में क्या आता है, ब्लॉक लेवल आता है, तो ये एक बीच में समन्वय का काम करती है, साथ ही पर्यवेक्षक का भी काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये केवल एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या काम होता है, शिक्षा समिति बनाना, निर्माण कार्य समिति बनाना, समितियों का गठन किया जाता है, नियोजन और विकास समिति बनाना, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति बनाना, प्रशासनिक समिति बनाना। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, साथ ही समन्वय भी स्थापित करते हैं जिला लेवल पर और ग्राम लेवल पर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक प्रशासनिक प्राधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो ये 2008 का क्वेश्चन है, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। तो करंट डेटा के हिसाब से तो नहीं है, पिछली डेटा के हिसाब से 1206 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, इसमें जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जो हमारी SC है, शेड्यूल कास्ट, इनकी संख्या 1206 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा इंडिया ही नहीं है, और दूसरा यहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस सदस्य है, चीन भी सदस्य है, ग्रेट ब्रिटेन भी सदस्य है। तो देखा जाए तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 जो है वो स्थायी हैं। ठीक है, तो स्थायी मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, और स्थायी वाले तो बदलते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्थायी मेंबर्स कौन है, तो सबसे पहले USA है, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा रूस, फ्रांस और चीन। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। फिर ये अस्थायी सदस्य हैं, तो इनका कुछ टेम्परेरी टाइप के हैं। ठीक है, मेन जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास इवन वीटो पावर भी होती है। ये चाहते तो किसी को शामिल भी कर सकते हैं स्थायी मेंबर्स में, बट अगर ये ना चाहे तो कोई शामिल भी नहीं हो सकता। जैसे इंडिया जो है बहुत ट्राई कर रहा है UNSC का स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन इंडिया नहीं बन पा रहा है चीन की वजह से। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे। यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानव अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, मानव ह्यूमन राइट्स के कंजर्वेशन का काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना जो है 1961 में लंदन में एक बैरिस्टर थे जिनका नाम था पीटर, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसके विरोध में इन्होंने द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख भी लिखा था। जो अनैतिक गिरफ्तारी हो रही है उसके खिलाफ एक द फॉरगॉटन प्रिजनर्स का लेख लिखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये, इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है, और इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी इसका नाम है, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीन का समाचार एजेंसी भी BPSC में पूछा जा सकता है। तो काफ़ी जनरल नॉलेज जो है वो आपकी होनी चाहिए। नॉलेज जो इस तरह से होनी चाहिए कि आपको थोड़ी नॉलेज हर जगह के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। याद रखिएगा, सरकारी रिपोर्ट है जिसको येलो बुक कहा जा रहा है, ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं येलो जो पट्टी बनी हुई है यहाँ पे उसी पे लिख के बता रही हूँ आपको कि फ्रांस को कहा जाता है। याद रखिएगा, येलो बुक फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, तो बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, नेशनल लॉ स्कूल
ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1987 में हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल SSB कब बना था? 1967 में, ठीक है। सॉरी, वो सशस्त्र सीमा बल था, सॉरी, यहाँ पे BSF हो जाएगा। ये सीमा सुरक्षा बल जो है BSF कहा जाता है इसको। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन किया गया था, जिससे भारत और जो पड़ोसी देश हैं इनकी सीमाओं पे तैनात किया जाता है इनको, और इनका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है इसको, याद रखेगा, BSF सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा, अंगीकृत कब किया गया था? जिस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए थे आज़ादी से पहले, जो कि था हमारा 26 जनवरी, ठीक है। इस दिन को लागू किया गया था, यहाँ पे याद रखिएगा, लागू किया गया था। अगर अंगीकृत की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मसमर्पित किया गया था। जो प्रियम्बल के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी जाती है कि वी हेयर बाय गिव आर सेल्फ आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या करते हैं? अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं। जो संविधान है, ये दिवस है 26 नवंबर 1949। और वहीं अगर इसको बात की जाए कि लागू या प्रभावी कब किया गया था, तो उसके लिए हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसी दिन को पूर्ण रूप से इसको क्रियान्वित कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे मनाया जाता है ये 26 नवंबर को। 26 नवंबर जिस दिन इसको अंगीकृत किया गया था पहली बार, ये हमारा संविधान दिवस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। तो भारतीय जो हमारी संविधान सभा है, इसका जो 11वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इस दिन को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम के बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था, फिर से एक बार क्रम पूछ रहा है। तो मेरी आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप देखें तो एक बार प्रियम्बल को एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको क्रम समझ में आ जाए कि कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बात की जाए यहाँ पे तो गणतंत्र वर्ड आता है, ठीक है, जनवादी वर्ड, धर्मनिरपेक्ष भी आता है, समाजवादी भी आता है, सार्वभौम भी आता है। लेकिन सीक्वेंस पूछ रहा है, तो सीक्वेंस जो होता है वो होता है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी सोशलिस्ट जिसको कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष जिसको सेकुलर कहते हैं, जनवादी सोशलिस्ट, और इसके साथ ही आता है हमारा गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। तो अगर हम लोग भारतीय संविधान देखें तो उसका जो निर्धारित क्रम है वो कुछ इस प्रकार का है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सॉवरन, सोशलिस्ट, जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से हमारा पूर्ण रूप से इसको हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, ठीक है। मैंने आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, और हमारा हो जाएगा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है ये। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो यहाँ पे प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो हमारी सरकार है उसका चुनने का हक जो है वो नागरिकों को होता है और जनता को होता है,
इसके साथ ही उसमें यदि कोई बदलाव होते हैं तो वो हक भी जनता को दिए जाते हैं, ठीक है। तो जनता को चुनने का हक है, साथ ही सरकार को बदलने का अधिकार भी जनता के पास है। इसका अर्थ होता है प्रजातंत्र, ठीक है। इसी को प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो यूनिटरी है, इसके साथ साथ संसदीय भी है, ठीक है। संसदीय भी यानी संघीय भी है, जिसको हम लोग कहते हैं फेडरल, और यूनिटरी भी है, तो दोनों है। इसीलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। तो इसकी प्रकृति संघीय भी हो जाएगी और भावना जो है एकात्मक भी हो जाएगी, ठीक। तो इसके अंतर्गत जो सारी शक्तियां हैं वो एक ही सरकार में निहित होती हैं, प्रायः जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है, और इसके साथ ही प्रांत जो होते हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। संघात्मक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन भी होता है, दोनों के अपने क्षेत्र जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ, फेडरल का अर्थ ये होता है कि कुछ शक्तियाँ जो होती हैं संघ के पास, सेंट्रल के पास होती हैं, और कुछ शक्तियाँ प्रोविंस के पास होती हैं, मतलब कि स्टेट के पास होती हैं। तो ये भी कुछ नियम बना सकते हैं और सेंट्रल भी कुछ नियम बना सकते हैं। एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी, मतलब जो आपका सेंट्रल होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो दोनों प्रकार से कार्य करता है, मतलब सेंट्रल भी हमारा पावरफुल है, सेंट्रल भी चाहे तो स्टेट के लिए भी कुछ नियम बना सकती है, और वहीं हमारा स्टेट जो है वो बहुत पावरफुल है। जैसे कि हम करेंटली सिचुएशन में देखा जाए तो केरला की बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए, अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेंट्रल जो है वो खुद में भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे नियम आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, पर वो उसको अपोज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक संघीय व्यवस्था हो जाएगी। और एकात्मक क्या होता है, जिसमें सेंट्रल इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल चाहे तो एक नियम जो है वो लागू कर सकता है, जैसे कि आर्टिकल 370 में हमने देखा, ठीक है। ठीक है, जब ये लागू किया गया था तो सेंट्रल की बात थी, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग रूप से इसको लाया था और सबको ये बात माननी पड़ी थी, तो वो एकात्मक शक्ति थी उसकी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यानी कि 10th शेड्यूल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये 52वां संविधान संशोधन था हमारा, जो कि 1985 में आया था। इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। भूमि सुधार में डैश विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का मैटर है, भूमि सुधार, ठीक है। तो लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ये सभी राज्य सूची में आती है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो यहाँ पे है जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी, भूभाग के सम्मिलित होने से भी प्राप्त की जा सकती है। पर भारतीय बैंक में धन जमा करके कैसे नागरिकता पाओगे? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारा सही। तो यहाँ पे भारतीय नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो एक रजिस्ट्री के द्वारा, रजिस्ट्रेशन, दूसरा है जन्म के द्वारा, बाय बर्थ, नेक्स्ट है देशीकरण के द्वारा, तो नेचुरलाइजेशन, या फिर भूभाग में सम्मिलित के द्वारा। तो जब भी टेरिटरी को हम लोग ऑक्युपाई करते हैं तो वहाँ पे जो भी नागरिक होते हैं वो भारतीय नागरिक बन जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि भारत ने पीओके का कुछ हिस्सा या फिर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा या बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपना लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है, तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, उसके जो बांग्लादेशी नागरिक होंगे, क्योंकि वो भारत का हिस्सा बन गया है, तो अब वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भूभाग को सम्मिलित होने के द्वारा वहाँ के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट डेट हो जाएगी 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था नागरिकता संशोधन कानून। तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था, एक बिल के रूप में इसको लाया गया था। बाद में ये एक्ट बन जाता है जब ये राज्यसभा के द्वारा पारित होता है, और राष्ट्रपति जो है फाइनल इसमें मोहर लगाती है 12 दिसंबर को, मंजूरी दे देती है। उसके बाद ये विधेयक जो होता है ये एक्ट बन जाता है। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य,
इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ विधि का नियम यानी कि जो हमारा लॉ है उसका रूल ऑफ लॉ, या फिर कानून का अधिराज्य, इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। इसको हम कहते हैं विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी को किसी से भी छोटा या बड़ा नहीं देखा जाएगा। अगर कोई महिला है या पुरुष है तो उसको बराबर का, अगर दोषी है तो बराबर का उसको अपराध मिलना चाहिए, उसको बराबर का दंड मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो महिलाएं हुई या बुज़ुर्ग हुए या बच्चे हुए, इनको और एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक पुरुष को जो कानून है वो कैसे एक बराबर कर सकते हैं। तो ये इस पे कई सारी चर्चा होती है, कुछ संशोधन भी होते हैं, बट यहाँ पे विधि का नियम जो होता है उसके लिए सभी व्यक्ति एक बराबर होता है, ठीक है। तो कानून जो होता है वो किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसा आर्टिकल 14 में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय और या फिर उच्च न्यायालय दोनों ही जो होंगे उस व्यक्ति की मदद करेंगे और उसके मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको रोकने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के द्वारा ये एक अधिकार प्राप्त है, जिसके वजह से 5 प्रकार के रिट जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग 65 क्वेश्चन से आगे के साथ डील करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि ये हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, सेकेंड लेक्चर है हमारा, पर इससे पहले 12 लेक्चर्स जो हैं वो हिस्ट्री के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री में हम लोगों ने लगभग 400 क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 400 क्वेश्चंस किए हैं। 380-400 क्वेश्चंस के आसपास हमने क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। प्लीज़ उन लेक्चर्स को फिर से देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।